ट्रेडिंग इन द जोन के अध्याय 11वें में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर की तरह सोचना। यदि आप मुझे ट्रेडिंग का सबसे सरल प्रारूप में वर्णन करने को कहें तो मैं कहूँगा कि यह पैटर्न पहचानने वाला आंकड़ों का खेल है। हम बाजार का विश्लेषण का उपयोग इन पैटर्न्स को पहचानने, जोखिम परिभाषित करने और मुनाफा काटने तय करने में करते हैं। ट्रेड सफल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। हम अगला ट्रेड करते हैं। यह इतना सरल है लेकिन निसंदेह आसान नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग संभवतः सफलता के लिए किया जाने वाला सबसे मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए नहीं कि इसके लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, बल्कि इसके विपरीत आपको जितना लगेगा कि आप जानते हैं उतना ही कम सफल होंगे। ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि यहाँ आपको ना जानने की स्थिति में काम करना होता है, भले ही आपका विश्लेषण अनेक बार पूरी तरह सही रहा हो। इस ना जानने की स्थिति में काम करने के लिए आपको अपनी उम्मीदों का भी समुचित प्रबंधन करना होता है। अपनी उम्मीदों के समुचित प्रबंधन के लिए आपको अपने मानसिक परिवेश में इस तरह के बदलाव करने होंगे कि आप 5 बुनियादी सत्यों में अटूट विश्वास बना सकें। इस पार्ट में मैं आपको वह ट्रेडिंग अभ्यास बताऊंगा जो आपको अपने मानसिक परिवेश में बुनियादी स्तर पर बाजार के इन सत्यों के साथ एकीकृत कर देंगे। इस प्रक्रिया में मैं आपको ट्रेडर के विकास के 3 चरणों में ले जाऊंगा। पहला चरण मैकेनिकल यांत्रिक चरण है। इस चरण में मैं आपको असीमित परिवेश में काम करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास निर्मित करना होगा। ट्रेडिंग सिस्टम का त्रुटिहीन कार्यान्वयन सीखना होगा। अपने दिमाग को संभावनाओं 5 बुनियादी सत्यों पर विचार करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। बतौर ट्रेडर अपनी सतता पर ठोस अडिग विश्वास निर्मित करना होगा। एक बार जब आप पहला चरण पार कर लेंगे तब आप ट्रेडिंग के सब्जेक्टिव भावनात्मक चरण की तरफ बढ़ जाएंगे। इन चरण में आप जो चाहते हैं वैसा करने के लिए बाजार की चाल की प्रकृति के बारे में सीखी हर चीज़ का उपयोग करेंगे। इस चरण में काफ़ी स्वतंत्रता है, तो आपको यह सीखना होगा कि मैंने पिछले पार्ट में जिस अनसुलझे स्व मूल्यांकनों के कारण आपसे होने वाली त्रुटियां का वर्णन किया था, उनकी निगरानी किस तरह करें। तीसरा चरण अंतर्बोध चरण है। अंतर्बोध द्वारा ट्रेडिंग करना विकास का सबसे उन्नत चरण है। इसमें ट्रेडिंग करना मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बराबर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अंतर्बोध के लिए आपको प्रयास नहीं करना होता। अंतर्बोध अचोक होता है, इसे उनसे हासिल नहीं कर सकते जिसे हम तार्किक स्तर के नाम से जानते हैं। हमारे दिमाग का तार्किक हिस्सा जिन स्रोतों को समझ नहीं पाता, उनकी सूचनाओं के प्रति भी अंधविश्वासी रहता है। उसे लगता है कि उसके ज्ञात प्रारूप में कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे तार्किक जानकारी में पूर्णतः अलग है। मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर के साथ काम किया है जिनमें गहरा अंतर्बोध था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनका तार्किक हिस्सा इसका विरोध करता है और निरंतर इसकी विपरीतता घटना होने का तर्क देता है। यदि वे अपने अंतर्बोध पर चलते तो इसके निश्चित ही उन्हें ऐसे परिणाम मिलते जो काफ़ी संतोषजनक होते। ऐसा ना करके उन्होंने जो किया उसकी तुलना इससे विपरीत संभावित कदम उठाने से करें तो इन्हें अक्सर असंतोषजनक परिणाम मिले। मेरे विचार से अंतर्बोध को केवल एक तरीके से प्रयासपूर्वक पाया जा सकता है कि अपनी मन स्थिति को ऐसा बनाएं जो आपके अंतर्बोध संयोगों के साथ पूरे तालमेल के साथ काम करे। यांत्रिक चरण। ट्रेडिंग में यांत्रिक चरण को ऐसा ट्रेडिंग कौशल, विश्वास, आत्मविश्वास और संभावनाओं पर विचार करना बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, जो आपको सतत परिणाम निर्मित करने के लिए लगभग विवश कर देगा। मैं सतत परिणामों को ऐसी स्थिरता के साथ बढ़ते इक्विटी कर्व के रूप में परिभाषित करता हूं, जिसमें गिरावट बहुत कम हो और वे भी स्वाभाविक रूप से विफल रही बढ़त के परिणाम हो। ट्रेड सफल बनाने वाले पैटर्न को तलाशने के साथ ही स्थिर वृद्धि वाला इक्विटी कर्व तभी हासिल हो सकता है जब आपके द्वारा भय, उत्साह, स्वमूल्यांकन पर आधारित उन ट्रेडिंग त्रुटियों के प्रति किसी भी संवेदनशील को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर सके जिनका मैंने इस पार्ट में वर्णन किया है। त्रुटियों का समाप्त करना और अपनी आत्म मूल्यांकन की भावना को विस्तार देने के लिए हमें ऐसे कौशल प्राप्त करने होंगे जो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक प्रकृति के हैं। यह कौशल मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह अपने विरुद्ध प्रारूप के सभी बस एक धारणा है। याद रखिए, हम स्वेच्छा से जिस धारणा का उपयोग करते हैं वही हमारी मन स्थिति और अनुभवों को आकार देती है, और इस कारण हमें हमेशा यही लगता है कि हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वही एकमात्र सत्य है। यह धारणा कितनी सच्ची है परिवेश के हिसाब से
यह इससे तय होगा कि हमारे लिए कितनी उपयोगी रही, अर्थात हमें अपना उद्देश्य हासिल करने में इससे कितनी मदद मिली। यदि बतौर ट्रेडर आपको मुख्य उद्देश्य सतत परिणाम निर्मित करना है, तब आपको यह धारणा बनानी होगी, ऐसा सचेत ऊर्जित अवधारणा को जो बदलाव के विरोध में अभिव्यक्ति की मांग करे। मैं सतत सफल ट्रेडर हूँ, यह ऊर्जा के एक ऐसे मुख्य स्रोत के रूप में काम करेगी जो आपके नज़रिए के व्याख्याओं, उम्मीदों और कार्यों का ऐसा प्रबंधन करेगी जो धारणा और इसके परिणाम स्वरूप उद्देश्य को भी संतुष्ट करती हो। मैं सतत सफल ट्रेडर हूँ कि प्रबल धारणा बनाने के लिए सतत सफलता के कुछ सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। निश्चित ही इनमें से कुछ सिद्धांतों को आपकी ट्रेडिंग को लेकर पहले से ही बनी कुछ धारणाओं से सीधा टकराव होगा। ऐसा होने पर आपके पास ऐसी धारणाओं का श्रेष्ठ उदाहरण होगा जिनकी आपकी इच्छाओं से सीधा टकराव है। यह ऊर्जा गति विज्ञान उससे अलग नहीं जैसा उस बच्चे में था जो बिना किसी भयभीत हुए कुत्ते के साथ खेलने वाले बच्चों जैसा बनना चाहता था। वो अपने को जिस तरह अभिव्यक्ति करना चाहता था वो कम से कम शुरुआत में तो उसके लिए लगभग असंभव प्रतीत होता था। उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। धीरे धीरे उसने अपनी टकराव वाली धारणा को अक्रियाशील कर देगा और अपनी इच्छा के अनुकूल धारणा को शक्तिशाली बना लेगा। यदि आपकी भी यही चाहते हैं कि आपको भी सतत विजेता बनाने के लिए बदलाव की सक्रिय प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब बात व्यक्तिगत बदलाव की हो तो इसके प्रमुख घटकों में आपकी बदलाव की चाह, स्पष्ट मंशा और आपकी इच्छा शक्ति आते हैं। अंत में इस प्रक्रिया पर काम करते रहने के लिए आपको ट्रेडिंग के किसी भी अन्य कारण या बहाने की जगह निरंतरता को चुनना होगा। यदि सभी घटक पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे तो आप भीतर चाहे कितनी आंतरिक बाधाएं मौजूद हों, आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेंगे। अपनी निगरानी, सतता निर्माण की इस प्रक्रिया में पहला कदम इस पर ध्यान देना है कि आप कैसा सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। क्योंकि आप बतौर ट्रेडर है जैसा सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, यह हमारी मानसिक व्यवस्था में कुछ धारणाओं को जोड़ने के साथ ही उन्हें प्रबल भी बनाता है। क्योंकि सफलता की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रकृति की है तो यह आपको अपनी विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं अचानक नहीं मिल जाएगी। यहाँ मूल विचार अपने खुद के विचारों, शब्दों और कार्यों की उद्देश्यपूर्ण निगरानी करना है। अपने को ट्रेडिंग त्रुटियों से बचाने के लिए आपकी पहली डिफेंस लाइन अपने को इस बारे में सोचने से रोकता है। यदि आप अपने को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रतिबद्ध नहीं बनाएंगे तो आपको हर अनुभव के बाद इसका एहसास होगा, विशेष रूप से तब जब आप गहन पछतावे और हताशा की अवस्था में होंगे। अपनी उद्देश्यपूर्ण निगरानी करते हुए आप अपने बारे में जो देखें उसे लेकर ना तो कोई राय बनाएं और ना ही उसकी कटु आलोचना करें। लोगों का अपने साथ जीवन भर जिस तरह का कटु और आलोचनात्मक व्यवहार रहा है उसे देखते हुए कुछ लोगों ने ऐसा करना आसान नहीं होगा। इसके कारण व्यक्ति अपनी किसी भी गलती को तुरंत भावनात्मक कष्ट के साथ जोड़ देता है। कोई भी भावनात्मक कष्ट की स्थिति में नहीं रहना चाहता, तो हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर उन चीज़ों को लंबे समय तक स्वीकार नहीं करते जिसे हम अपनी त्रुटि के रूप में परिभाषित करना सीखा है। अपने दैनिक जीवन की त्रुटियां या सामना न करने के आमतौर पर वैसे विनाशकारी परिणाम नहीं होते जैसे बतौर ट्रेडर अपनी त्रुटियों का सामना नहीं करने पर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं फ्लोर ट्रेडर के साथ काम कर रहा था तो हालातों की अनिश्चितता को दर्शाने के लिए अक्सर एक उपमान का उपयोग करता था। मैं उनसे कहता था, कल्पना कीजिए कि आप ग्रैंड कैनियन पुल से गुजर रहे हैं। इस पुल की चौड़ाई उतनी है जितने आपने ट्रेड किए हैं। जैसे कि जिस ट्रेडर ने केवल एक ट्रेड किया है तो मतलब उसका पुल बहुत चौड़ा समझिए 20 फीट का है। 20 फीट चौड़े पुल पर आपके लिए त्रुटि करने की काफ़ी गुंजाइश रहती है, तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की, हर कदम देखभाल कर उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप लड़खड़ा जाते हैं या किनारे पर पहुंच जाते हैं तो भी कैनियन की तला पर 1 मील नीचे है। मुझे नहीं पता कि एक संकरे और बिना रेलिंग वाले पुल में कितने लोग गुजर सकते हैं जिसका तल 1 मील नीचे हो। मुझे लगता है शायद बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे। फ्यूचर एक्सचेंज के फ्लोर ट्रेडिंग में कुछ लोग इसी तरह के जोखिम लेते हैं। निश्चित ही एक ट्रेड करने वाला ट्रेडर भी अपना बड़ा नुकसान कर सकता है। उसके लिए यह भी 1 मील ऊंचे पुल से गिरना होगा। लेकिन एक सौदे वाला ट्रेडर के पास त्रुटियां, अनुमान गलत निकलने या बाजार की चाल और असाधारण रूप से अपने प्रतिकूल होने को लेकर बड़ी गुंजाइश होती है।
वहीं दूसरी ओर मैंने जिस का एक सबसे बड़े ट्रेड फ्लोर के साथ काम किया, उसके खाते में 500 ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की औसत पोजीशन रहती थी। उसके पास अक्सर 1000 कॉन्ट्रैक्ट से भी अधिक की पोजीशन रहती थी। 1000 टी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक पोजीशन लगभग $3100 या 31,500 प्रति टिक की होती है, जो उस बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे छोटी भाव वृद्धि है। निश्चित ही टी बॉन्ड फ्यूचर्स काफ़ी परिवर्तनशील हो सकते हैं और इनमें कुछ भी सेकंड में भीतर दोनों में से किसी भी दिशा में कई टिक ट्रेड हो सकते हैं। जैसे ट्रेडर की पोजीशन बढ़ती है, ग्रैंड कैनियन के पुल हमारे चौड़ाई कम होती जाती है। बड़े बॉन्ड ट्रेडर्स के मामले में यह पुल तो एक खास तौर जितना पतला होता है। जाहिर है कि उसे अपना कदम काफ़ी संतुलित रहते हुए ध्यानपूर्वक उठाना होता है। एक गलत कदम या हवा का झोंका उसे तार से गिरा सकता है और अगला टकराव 1 मील नीचे होगा। अब जब वह इस ट्रेडिंग गड्ढे में है तो उसका एक छोटा सा गलत कदम या हवा का हल्का सा झोंका एक विनाशकारी विचार साबित हो सकता है। बस इतना ही काफ़ी होगा, केवल एक विचार या ऐसी कोई भी अन्य चीज़ जो 1 या 2 पल के लिए आपका ध्यान भटका सके। इस विनाश के क्षण में वो अपनी पोजीशन को भुनाने का अंतिम अनुकूल अवसर भी चूक जाएगा। इसे इस सौदे से बाहर निकलने का उचित वॉल्यूम शायद अगले भाव स्तर पर कई टिक दूर होगा। अब उसे या तो बड़ा नुकसान होगा या उसे मजबूरन अपने असाधारण सौदे के साथ बाजार में टिके रहना होगा। यदि त्रुटियां दूर करने के सतत परिणाम मिलते हैं तो यह कहना न्यूनतम होगा कि यदि आप अपनी एक गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो आपके लिए अपना उद्देश्य पाना बेहद कठिन होगा। जाहिर है, लगता है कि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, शायद इसलिए सतत विजेताओं की संख्या भी बहुत कम है। बल्कि अपनी गलती स्वीकार न करने की प्रवृत्ति मनुष्यों में इतनी आम है कि कोई भी इसे मानव स्वभाव का अंतर्निहित लक्षण मान सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, ना ही मुझे यह लगता है कि हम इस क्षमता के साथ जन्म लेते हैं अपनी गलती, गलत गणना या त्रुटि को कम करके आंक सके या मजाक में ले सकें। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है और यह तब तक जारी रहता है जब तक हम इस बिंदु पर ना पहुंच जाए कि हमारी सभी धारणाओं का हमारी सभी इच्छाओं के साथ पूरा तालमेल हो और हमारी सभी धारणाएं इस तरह संरचित हों कि परिवेश के नज़रिए से जो काम करता है उसे पूर्णतः अनुकूल रहे। जाहिर है, यदि हमारी धारणाएं परिवेश के नज़रिए से जो काम करता है उसे अनुकूल नहीं है तो गलती होने की संभावना अनिवार्य नहीं तो बढ़ अवश्य जाती है। हम अपना उद्देश्य पाने के लिए सही कदम नहीं पहचान पाते। सबसे बुरी बात यह है कि यह नहीं समझ पाते कि हम जो चाहते हैं वो शायद उपलब्ध ही नहीं है, या हमारी इच्छित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, या जब हम चाहते हैं तब उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे उद्देश्य से संघर्षरत धारणाओं के कारण हुई गलतियां हमेशा स्पष्ट या प्रकट नहीं होती। हम जानते हैं कि वे प्रतिरोधी शक्ति के रूप में कार्य करेंगी, हमारी चेतना को अपना सत्य व संस्करण बताएंगी और ऐसा कई तरीक़ों से कर सकती हैं। क्षणिक ध्यान या अवधान भंग करने के कारण बनने वाले विचारों को पहचानना सबसे कठिन होता है। ऊपर से देखने में यह भले ही अहम ना लगे, लेकिन यदि कैनियन का पर पुल सादृश्यता पर विचार करें तो जब बहुत कुछ दांव पर लगा हो तो ध्यान भटकने की छोटी सी गलती के भी बड़े विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह सिद्धांत सब जगह लागू होता है, फिर वो ट्रेडिंग, खेल या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कुछ भी हो। जब हमारी मंशा स्पष्ट और किसी प्रतिरोधी ऊर्जा से दूषित ना हो तब हमारा ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और बहुत संभव है कि हम अपना उद्देश्य हासिल कर लेंगे। इससे पहले मैंने विजेता के रवैये को अपने प्रयासों के प्रति सकारात्मक उम्मीद बताया था। इसमें हर परिणाम स्वीकार्य होगा और यह हमारे विकास स्तर तथा हमें बेहतर करने के लिए जो सीखना है उसका आदर्श प्रतिबिंब होगा। वो कौन सी चीज़ है जो सतत महान खिलाड़ियों को अन्य प्रदर्शकों से अलग बनाती है? वह है उनमें गलतियां करने का भय को लेकर अंतर होना। वे इसलिए भयभीत नहीं होते क्योंकि उनके पास गलतियां होने पर अपने को कम आंकने का कोई कारण नहीं होता, अर्थात उनके पास ऐसी संग्रहित नकारात्मक आवेशित ऊर्जा नहीं है जो सिर उठाने की प्रतीक्षा में हो और सचेत विचार प्रक्रिया द्वारा फौरन झटपट पड़े। जैसे शेर अपने शिकार पर हमले के लिए सही क्षण का प्रतीक्षा करता है। इनमें ऐसी कौन सी अवधारणा क्षमता होती है जो बिना अपनी आलोचना किए अपनी त्रुटियों से पार पा जाते हैं? इसका एक स्पष्टीकरण इनका अत्यंत असाधारण माता पिता, शिक्षक और कोच की परवरिश हो सकती है, जिनके कहे शब्द और उदाहरण उन्हें
अपनी गलती गणनाओं व त्रुटियों को विशुद्ध प्रेम, स्नेह और स्वीकार्यता के साथ सुधारना सीखते हैं। मैंने यहाँ अत्यंत असाधारण कहा क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की परवरिश इससे ठीक विपरीत अनुभवों के साथ होती है। इनमें अपने गलतियाँ या गलत गणना को सुधारने की बात क्रोध, धैर्यहीनता और बेहद कम स्वीकार्यता के साथ सिखाया जाता है। महान खिलाड़ियों के लिए उनके अतीत के अनुभवों के कारण यह संभावना होती है कि वे अपनी गलतियों से मिली धारणा को इसका संकेत समझे कि उन्हें अपने सुधार के लिए किन प्रयासों पर केंद्रित होना होगा। ऐसी धारणा हो तो नकारात्मक आवेशित ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता और इसके फलस्वरूप आत्मनिंदात्मक विचारों का भी स्रोत नहीं बन पाता। फिर भी हम सबके लिए जिनकी परवरिश अपने कार्यों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के ढेरों अनुभवों के साथ हुई, उनमें गलतियों के प्रति स्वाभाविक रूप से यह धारणा होती है कि गलती करने के हर कीमत से बचना चाहिए। यदि मैं गलत करता हूँ तो मुझ में कुछ गलत है, मैंने ज़रूरी पनौती हूँ। गलती करने का मतलब यह नहीं कि मैं बुरा व्यक्ति हूँ। याद रखिए, हर विचार, शब्द और काम हमारी अपने प्रति किसी भावना को मजबूत बनाता है। यदि हम इसे नकारात्मक आत्म अवलोकन को दोहराते रहेंगे तो हम अपने पनौती होने की धारणा बना लेंगे। यह धारणा हमारे विचारों में अभिव्यक्त होने की राह बनाएगी जो हमारे ध्यान भंग और पनौती होने का कारण बनेगा। दूसरे शब्दों में, इसके कारण हम अपने और दूसरे के बारे में यदि इनमें से कुछ समान लक्षण दिखे, ऐसी बात कहेंगे जो हमारी धारणा के प्रतिबिंब होगा और हम ऐसे कार्य करेंगे जो पूरी तरह आत्मविनाशक होंगे। यदि आपको सतत विजेता बनना है तो गलतियाँ इन नकारात्मक आवेशित रूप से मौजूद नहीं रह सकती जिस तरह वह ज़्यादातर लोगों में होती हैं। आपको कुछ हद तक अपनी निगरानी करनी होगी और यदि आपको गलती ऐसा करना कठिन होगा, इन संभावनाओं पर संभावना हुई, आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला, आप गलतियां करने के लिए अर्थ को लेकर सकारात्मक आवेशित धारणा का नया सेट बनाने पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी विपरीत तर्क देने वाली या गलती के कारण खुद को कम आंकने के विचार वाली नकारात्मक आवेशित धारणाओं को अक्रियाशील कर सकते हैं। नंबर 2, यदि आपको पहला विकल्प पसंद नहीं तो आप अपनी ट्रेडिंग पद्धति बना सकते हैं जिससे त्रुटि करने की संभावना की क्षतिपूर्ति कर सकें। इसका अर्थ है, यदि आप ट्रेड करते हैं लेकिन अपनी निगरानी नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी सतत परिणाम पाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको यांत्रिक द्वारा चरण विशिष्ट ट्रेडिंग करके अपनी दुविधा का निवारण करना होगा। वैसे अपनी निगरानी करना सीखने की प्रक्रिया तब तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सरल हो जाएगी जब आप अपने को अपनी गलतियों से संबंधित नकारात्मक आवेशित ऊर्जा को मुक्त कर लेते हैं। बल्कि यह ज़्यादा आसान है। आपको बस यह फैसला करना है कि आप अपनी निगरानी क्यों करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि आपके दिमाग में आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तो आप बस अपने अवधान को आप जो सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं उसकी तरफ निर्देशित करना होगा। यदि जब आपको दिखे कि आप अपने उद्देश्य या अपने उद्देश्य को पाने की तरफ बढ़ते कदमों पर केंद्रित नहीं हैं, तो आप अपने विचार, शब्दों या कार्यों को उस दिशा में निर्देशित करें जो उनके अनुकूल हो जिसे आप पाना चाहते हैं। आवश्यक पड़ने पर अक्सर निर्देशन करते रहें। आप इस प्रक्रिया को जितने समर्पित भाव से करेंगे, खासकर यदि आप इसे एक सीमा तक दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे, तो आप मुक्ति की कार्रवाई करने वाले ढांचे को उतनी ही शीघ्र बना लेंगे जो बिना किसी प्रतिरोध धारणा के आपके उद्देश्यों के अनुरूप होगा। आत्मानुशासन का भूमिका। मैं आत्मानुशासन को ऐसी मानसिक तकनीकी के रूप में परिभाषित करता हूं जो हमारे मानसिक परिवेश की किसी अन्य घटक धारणा के साथ हमारे लक्ष्य या इच्छा का टकराव होने पर हमारे साथ ध्यान को पुनः हमारी लक्षित या इच्छित या वस्तु की तरफ जितना उत्तम हो सके निर्देशित कर देती है। इस परिभाषा में आपका ध्यान सबसे पहले इस चीज़ पर गया होगा कि आत्मानुशासन या मानसिक ढांचा बनाने की तकनीकी यह व्यक्तिगत विशिष्टता नहीं। लोग आत्मानुशासन के साथ जन्म नहीं लेते, बल्कि जब आप मेरी परिभाषा पर गौर करेंगे तो अनुशासन के जन्म से नहीं हो सकता। हालांकि चूंकि इस तकनीक का उपयोग व्यक्तिगत बदलाव की प्रक्रिया में करना है, तो आत्मानुशासन का उपयोग के लिए कोई भी चुन सकता है। यहाँ मैंने अपने जीवन का उदाहरण देकर दिखाऊंगा कि इस तकनीक का आधारभूत गतिविज्ञान किस तरह काम करता है। मैंने वर्ष 1978 में मेधावक बनने का फैसला किया। मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे मेरी
आधारभूत प्रेरणा क्या थी, सिवाय इसके कि पिछले 8 वर्ष से मेरी जीवनशैली पूर्ण निष्क्रिय थी। अभ्यास ट्रेड में कैसीनो जैसी महारत पाना। इस अभ्यास का उद्देश्य आपको विश्वास दिलाना है कि ट्रेडिंग बस संभावनाओं का खेल है, जो एक स्लॉट मशीन का हैंडल खींचने से ज़्यादा अलग नहीं। माइक्रो लेवल पर व्यक्तिगत बढ़त के परिणाम एक दूसरे से स्वतंत्र व अक्रमिक होते हैं। मैक्रो स्तर पर सिलसिलेवार ट्रेड्स के सतत परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। संभावनाओं के नज़रिए से इसका अर्थ है कि आप स्लॉट मशीन की जगह बतौर ट्रेडर कैसीनो में भी खेल सकते हो, यदि नंबर 1 आपकी बढ़त सफलता की संभावनाओं को पूरी तरह आपके पक्ष में कर देगी। नंबर 2 आप ट्रेडिंग के बारे में उचित तरीके से सोचते हैं। 5 बुनियादी सत्य और अपने सिलसिलेवार ट्रेड के लिए जो ज़रूरी हो वो सब कुछ किया। अभ्यास की तैयारी। बाजार को चुनें। ट्रेड करने के लिए किसी भी सक्रिय ट्रेड स्टॉक्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को चुनें, वो भले ही कोई भी हो, यदि यह उपलब्ध है और जब तक यह वहनीय है और आपके पास कम से कम 300 शेयर का प्रति ट्रेड 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग लायक आवश्यक मार्जिन है। अपनी बढ़त को परिभाषित करने वाले बाजार वेरिएबल्स का सेट चुनें। यह आपकी इच्छानुसार कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। आप जिस ट्रेडिंग सिस्टम या पद्धति को चुनते हैं वो गणितीय, मैकेनिकल या विजुअल हो सकती है। भाव चार्ट पैटर्न के आधार पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि अपने या सिस्टम खुद डिजाइन किया है या किसी दूसरे से खरीदा है। ना तो आपको इसमें लंबा समय देना होगा या एक सर्वोत्तम सही सिस्टम को तलाशने या विकसित करने के लिए प्रयास में बहुत नुकसानचीन होना। यह आपके सिस्टम विकास का अभ्यास नहीं है और ना ही यह आपकी विश्लेषण क्षमता की परिभाषा है, बल्कि आप जिन वेरिएबल्स को चुनेंगे वह भी अधिकांश ट्रेडर्स मानदंडों की औसत पर दर्जे के होने चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास को करके आप जो सीखने वाले हैं वो आपको समुचित कमाई करने पर निर्भर नहीं है। यदि आप इस अभ्यास को शैक्षणिक स्तर पर लेंगे तो इससे आपका समय और मेहनत बचेगी, जो अन्य स्थितियों में सबसे लाभकारी बढ़त को तलाशने में खप जाते हैं। आप में से जिन लोगों को लग रहा हो कि मैं यहाँ कोई अनुशंसा या नहीं करने वाला, आपको कौन सा सिस्टम या वेरिएबल्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं मान कर चल रहा हूँ कि ये इस पार्ट को पढ़ने या ज़्यादातर लोग की तकनीकी विश्लेषण को सुपरिचित होंगे कि आपको अतिरिक्त सहायता चाहिए तो इस विषय पर सैकड़ों ऑडियो बुक उपलब्ध है। साथ ही ऐसे सिस्टम विक्रेता जो आपको अपने विचार बेचने के लिए लालायित हैं, तो आपको उपयोग जिस सिस्टम को चुने में उनमें विशेषताएं होनी चाहिए। ट्रेड एंट्री। आप अपनी बढ़त को परिभाषित करने के लिए जिन वेरिएबल्स का उपयोग करेंगे वो पूरी तरह सटीक होने चाहिए। वह सिस्टम इस तरह बना होना चाहिए कि इसमें आपको अपने बढ़त की मौजूदगी को लेकर कोई उद्देश्यपरक फैसला या मूल्यांकन ना करना हो। जब बाजार आपके सिस्टम के सटीक वेरिएबल्स के अनुसार हो, आपको तभी ट्रेड करना है। यदि ऐसा ना हो तो आप ट्रेड नहीं करें। बस इस समीकरण में अन्य अनावश्यक व अक्रमिक कारकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। स्टॉप लॉस एग्जिट। काम ना करते ट्रेड से बाहर निकलने पर भी यही शर्तें लागू होंगी। आपकी पद्धति आपको सटीक रूप से बताएगा कि ट्रेड में काम करने या ना करने के जानने के लिए आपको कितना जोखिम लेना होगा। एक स्टम्प बिंदु हमेशा होना चाहिए जहां ट्रेड के काम ना करने की संभावनाएं, खासकर उसकी लाभकारी संभावनाएं इतनी धुंधली हो जाएं कि आप नुकसान काटकर अपना दिमाग असली बढ़त पर लगाएं। यह स्टम्प बिंदु क्या होगा, यह बाजार को तय करने दें, बजाय इसके कि उस आर्बिट्रेरी डॉलर धनराशि का उपयोग करें जिस पर आप सौदे में जोखिम लेना चाहते हैं। कुछ भी हो, आप चाहें जो सिस्टम चुनें, यह पूर्णतः सटीक होने चाहिए जिससे उद्देश्यपरक फैसले लेने की ज़रूरत ना हो। पुनः इस समीकरण में किसी अनावश्यक या अक्रमिक वेरिएबल्स प्रवेश नहीं कर सकता। टाइम फ्रेम। आपकी ट्रेडिंग पद्धति चाहे कितनी भी टाइम फ्रेम समयावधि के लिए हो, लेकिन आपको सभी एंट्री और एग्जिट संदेश एक ही टाइम फ्रेम पर आधारित होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे हैं जिसने 30 मिनट टाइम बार चार्ट एक खास सपोर्ट और रेजिस्टेंस पैटर्न को पहचानता है, तो आपके जोखिम और मुनाफा संबंधी गणनाएं भी उसी 30 मिनट टाइम फ्रेम के लिए होनी चाहिए। हालांकि ट्रेडिंग में आपका एक टाइम फ्रेम का उपयोग करना किसी दूसरे टाइम फ्रेम के बतौर फिल्टर उपयोग में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपका फिल्टर में नियम है कि आप केवल वही ट्रेड करेंगे जो किसी बड़े ट्रेंड की दिशा में हो। ये एक पुरानी ट्रेडिंग कहावत है कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। इसका अर्थ है जब आपका ट्रेड
किसी बड़े ट्रेंड के दिशा में हो तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि यह सबसे कम जोखिमपूर्ण ट्रेड होता है जिसमें सफलता की संभावना सर्वाधिक है, जो इस पर निर्भर है कि आप ट्रेड मार्केट या डिप्स सपोर्ट खरीद रहे हैं या डाउन ट्रेंड मार्केट में रैली रेजिस्टेंस बेच रहे हैं। यह नियम किस तरह काम करता है यह देखने के लिए मान लेते हैं कि आपने अपनी बढ़त के अनुसार 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट व रेजिस्टेंस पैटर्न पहचानने का सटीक तरीका चुन लिया है। नियम यह है कि आप केवल बड़े ट्रेंड की दिशा में ज़्यादा ट्रेड ही करेंगे। ट्रेडिंग मार्केट का परिभाषा यह है कि इसमें आप ट्रेड मार्केट उच्चतम या न्यूनतम और डाउन ट्रेडिंग मार्केट में न्यूनतम उच्च और न्यूनतम न्यून श्रृंखला होती है। मुनाफा काटना, माने या ना माने, व्यक्ति को सतत सफल ट्रेडर बनने के लिए जिन सभी कौशल को सीखना होता है उनमें मुनाफा काटना सीखने में माहिर बनना सबसे कठिन होता है। इस समीकरण में बड़ी संख्या में लोग अक्सर अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक कारक के साथ साथ व्यक्ति की बाजार विश्लेषण की प्रभावकारिता भी शामिल रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस पेचीदा मैट्रिक्स को सुलझाने का इस मुद्दे पर इस पाठ की सीमा से बाहर की बात है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया ताकि आप में से जिन लोगों ने जल्दीबाजी में कम भाव पर बेचा है उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। भले ही आप हर इस तरह का कौशल पा जाएं, लेकिन इसे अपने अनुकूल बनाने में आपको लंबा समय लग सकता है। निराश ना हो, मुनाफा काटने की पद्धति बनाने का एक तरीका है जिसे कम से कम सतता के 5वें सिद्धांत बाजार जब उपलब्ध करवाता है मैं खुद को भुगतान करता हूं का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यदि आप सत्ता में विजेता होने की धारणा को अपने भीतर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इस धारणा के अनुरूप अनुभव निर्मित करने होंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य सतत अभ्यास ट्रेड में कैसीनो जैसी महारत पाना। इस अभ्यास का उद्देश्य आपको विश्वास दिलाना है कि ट्रेडिंग बस संभावनाओं का खेल है जो एक स्लॉट मशीन का हैंडल खींचने से ज़्यादा अलग नहीं। माइक्रो लेवल पर व्यक्तिगत बढ़त के परिणाम एक दूसरे से स्वतंत्र और अक्रमिक होते हैं। मैक्रो स्तर पर सिलसिलेवार ट्रेड्स के सतत परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। संभावनाओं के नज़रिए से इसका अर्थ है कि आप स्लॉट मशीन की जगह बतौर ट्रेडर कैसीनो में भी खेल सकते हो यदि नंबर 1 आपकी बढ़त सफलता की संभावनाओं को पूरी तरह आपके पक्ष में कर देगी। नंबर 2 आप ट्रेडिंग के बारे में उचित तरीके से सोचते हैं। 5 बुनियादी सत्य और अपने सिलसिलेवार ट्रेड के लिए जो ज़रूरी हो वो सब कुछ किया। अभ्यास की तैयारी, बाजार को चुनें। ट्रेड करने के लिए किसी भी सक्रिय ट्रेड स्टॉक्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को चुनें, वो भले ही कोई भी हो, यदि यह उपलब्ध है और जब तक यह वहनीय है और आपके पास कम से कम 300 शेयर का प्रति ट्रेड 3 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग लायक आवश्यक मार्जिन है। अपनी बढ़त को परिभाषित करने वाले बाजार वेरिएबल्स का सेट चुनें। यह आपकी इच्छानुसार कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है। आप जिस ट्रेडिंग सिस्टम या पद्धति को चुनते हैं वो गणितीय, मैकेनिकल या विजुअल हो सकती है। भाव चार्ट पैटर्न के आधार पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि अपने या सिस्टम खुद डिजाइन किया है या किसी दूसरे से खरीदा है। ना तो आपको इसमें लंबा समय देना होगा या एक सर्वोत्तम सही सिस्टम को तलाशने या विकसित करने के लिए प्रयास में बहुत नुकसानचीन होना। यह आपके सिस्टम विकास का अभ्यास नहीं है और ना ही यह आपकी विश्लेषण क्षमता की परिभाषा है, बल्कि आप जिन वेरिएबल्स को चुनेंगे वह भी अधिकांश ट्रेडर्स मानदंडों की औसत पर दर्जे के होने चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास को करके आप जो सीखने वाले हैं वो आपको समुचित कमाई करने पर निर्भर नहीं है। यदि आप इस अभ्यास को शैक्षणिक स्तर पर लेंगे तो इससे आपका समय और मेहनत बचेगी जो अन्य स्थितियों में सबसे लाभकारी बढ़त को तलाशने में खप जाते हैं। आप में से जिन लोगों को लग रहा हो कि मैं यहाँ कोई अनुशंसा या नहीं करने वाला, आपको कौन सा सिस्टम या वेरिएबल्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं मान कर चल रहा हूँ कि ये इस पार्ट को पढ़ने या ज़्यादातर लोग की तकनीकी विश्लेषण को सुपरिचित होंगे कि आपको अतिरिक्त सहायता चाहिए तो इस विषय पर सैकड़ों ऑडियो बुक उपलब्ध है। साथ ही ऐसे सिस्टम विक्रेता जो आपको अपने विचार बेचने के लिए लालायित हैं, तो आपको उपयोग जिस सिस्टम को चुने में उनमें विशेषताएं होनी चाहिए। ट्रेड एंट्री, आप अपनी बढ़त को परिभाषित करने के लिए जिन वेरिएबल्स का उपयोग करेंगे वो पूरी तरह सटीक होने चाहिए। वह सिस्टम इस तरह बना होना चाहिए कि इसमें आपको अपने बढ़त की मौजूदगी को लेकर कोई उद्देश्यपरक फैसला या मूल्यांकन ना करना हो। जब बाजार आपके सिस्टम के सटीक वेरिएबल्स के अनुसार हो, आपको तभी ट्रेड करना है। यदि ऐसा ना हो तो आप
ट्रेड नहीं करें। बस इस समीकरण में अन्य अनावश्यक व अक्रमिक कारकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। स्टॉप लॉस एग्जिट, काम ना करते ट्रेड से बाहर निकलने पर भी यही शर्तें लागू होंगी। आपकी पद्धति आपको सटीक रूप से बताएगा कि ट्रेड में काम करने या ना करने के जानने के लिए आपको कितना जोखिम लेना होगा। एक स्तंभ बिंदु हमेशा होना चाहिए जहां ट्रेड के काम ना करने की संभावनाएं, खासकर उसकी लाभकारी संभावनाएं इतनी धुंधली हो जाएं कि आप नुकसान काटकर अपना दिमाग असली बढ़त पर लगाएं। यह स्तंभ बिंदु क्या होगा, यह बाजार को तय करने दें, बजाय इसके कि उस आर्बिट्रेरी डॉलर धनराशि का उपयोग करें जिस पर आप सौदे में जोखिम लेना चाहते हैं। कुछ भी हो, आप चाहें जो सिस्टम चुनें, यह पूर्णतः सटीक होने चाहिए जिससे उद्देश्यपरक फैसले लेने की ज़रूरत ना हो। पुनः इस समीकरण में किसी अनावश्यक या अक्रमिक वेरिएबल्स प्रवेश नहीं कर सकता। टाइम फ्रेम, आपकी ट्रेडिंग पद्धति चाहे कितनी भी टाइम फ्रेम समयावधि के लिए हो, लेकिन आपको सभी एंट्री और एग्जिट संदेश एक ही टाइम फ्रेम पर आधारित होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसे वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे हैं जिसने 30 मिनट टाइम बार चार्ट एक खास सपोर्ट और रेजिस्टेंस पैटर्न को पहचानता है, तो आपके जोखिम और मुनाफा संबंधी गणनाएं भी उसी 30 मिनट टाइम फ्रेम के लिए होनी चाहिए। हालांकि ट्रेडिंग में आपका एक टाइम फ्रेम का उपयोग करना किसी दूसरे टाइम फ्रेम के बतौर फिल्टर उपयोग में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए, आपका फिल्टर में नियम है कि आप केवल वही ट्रेड करेंगे जो किसी बड़े ट्रेंड की दिशा में हो। ये एक पुरानी ट्रेडिंग कहावत है कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। इसका अर्थ है जब आपका ट्रेड किसी बड़े ट्रेंड के दिशा में हो तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि यह सबसे कम जोखिमपूर्ण ट्रेड होता है जिसमें सफलता की संभावना सर्वाधिक है, जो इस पर निर्भर है कि आप ट्रेड मार्केट या डिप्स सपोर्ट खरीद रहे हैं या डाउन ट्रेंड मार्केट में रैलीज रेजिस्टेंस बेच रहे हैं। यह नियम किस तरह काम करता है यह देखने के लिए मान लेते हैं कि आपने अपनी बढ़त के अनुसार 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट व रेजिस्टेंस पैटर्न पहचानने का सटीक तरीका चुन लिया है। नियम यह है कि आप केवल बड़े ट्रेंड की दिशा में ज़्यादा ट्रेड ही करेंगे। ट्रेडिंग मार्केट का परिभाषा यह है कि इसमें आप ट्रेड मार्केट उच्चतम या न्यूनतम और डाउन ट्रेडिंग मार्केट में न्यूनतम उच्च और न्यूनतम न्यून श्रृंखला होती है। मुनाफा काटना, माने या ना माने, व्यक्ति को सतत सफल ट्रेडर बनने के लिए जिन सभी कौशल को सीखना होता है उनमें मुनाफा काटना सीखने में माहिर बनना सबसे कठिन होता है। इस समीकरण में बड़ी संख्या में लोग अक्सर अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक कारक के साथ साथ व्यक्ति की बाजार विश्लेषण की प्रभावकारिता भी शामिल रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस पेचीदा मैट्रिक्स को सुलझाने का इस मुद्दे पर इस पाठ की सीमा से बाहर की बात है। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया ताकि आप में से जिन लोगों ने जल्दीबाजी में कम भाव पर बेचा है उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। भले ही आप हर इस तरह का कौशल पा जाएं, लेकिन इसे अपने अनुकूल बनाने में आपको लंबा समय लग सकता है। निराश ना हो, मुनाफा काटने की पद्धति बनाने का एक तरीका है जिसे कम से कम सततता के 5वें सिद्धांत बाजार जब उपलब्ध करवाता है, मैं खुद को भुगतान करता हूं का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यदि आप सत्ता में विजेता होने की धारणा को अपने भीतर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इस धारणा के अनुरूप अनुभव निर्मित करने होंगे। अंतिम नोट, इसमें कितना समय लगेगा इसे लेकर कोई भी पूर्वानुमान तब तक ना लगाएं जब तक आप अपने ट्रेड में कम से कम एक सैंपल साइज द्वारा अपनी योजना से बिना भटके या प्रतिरोध किए या झिझके कार्य कर सकें। इसमें जितना समय लगना है वो लगेगा। यदि आप पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको सामान्यतः 10,000 बार या अधिक गोल्फ बॉल हिट करनी पड़ेगी, जिससे आपका वह प्रहार मुद्रा संयोजन आपकी मसल मेमोरी मांसपेशियां स्मृति में इस तरह समाहित हो जाएं कि आपको ऐसा दोबारा करते हुए विचार ना करना पड़े। इस गोल्फ बॉल पर प्रहार करते हुए आप वस्तुतः किसी के खिलाफ या बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं। आप यह कर रहे हैं क्योंकि आपकी धारणा है कि यह कौशल हासिल करने से और मैं इसका अभ्यास करने से आपको जीतने में मदद मिल सकती है। बतौर ट्रेडर सतत विजेता रहना सीखना इससे बहुत अलग नहीं है। मैं आपकी समृद्धि की कामना करने के लिए साथ ही आपको गुड लक कहूँगा, लेकिन यदि आप सही कौशल हासिल करने का प्रयास करेंगे तो आपको लक की कुछ खास आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी ऑडियो बुक कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।